सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान पर हमला, सऊदीया पर हमला तस्वुर किया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा? क्या अब इंडिया और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के मुखालिफ बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। दिस इज व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट इज कि अगर अब कोई भी शरारत नरेंद्र मोदी की तरफ से हुई तो दैट कंसिडर अटैक इन सऊदी अरेबिया। इसका मतलब ये कि इसका जवाब जो है वो फिर दोनों ममालिक देंगे। MBS का ट्रंप पे और अमेरिका पे अदम एतमाद है। क्या इस मुआहदे की ज़रूरत इस वजह से हुई कि यह अटैक दोहा पे हुआ था? द आंसर इज एब्सोल्युटली। सबको पता है अमेरिका किस साइड लीन करता है, वो मुसलमानों का दोस्त नहीं है। अगर ऐसे हालात बनते हैं और वो हालात तक बात पहुंच जाती है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने पड़े, तो क्या पाकिस्तान सऊदी की सरजमीन से इसराइल पर हमला करेगा, इसराइल को सऊदी की सरजमीन से तबाह करेगा? पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को इस्तेमाल करने के लिए अगर इसराइल ने कोई ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत की और ये ग्रेटर इसराइल वाली कोई हिमाकत इसके जहन में कभी भी बाकी है ताकत के नशे में चूर होके, तो पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट कंट्री, पाकिस्तान विल बी द फ्रंट कंट्री, और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को इस्तेमाल कर सकता है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर वहाँ से कोई ऐसी शरारत हुई तो। इसराइल कोई शरारत करता है तो सऊदी अरब का दिफा करने के लिए पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो चाइना के हों या अमेरिका के, क्या सऊदी अरब के दिफा के लिए ये इस्तेमाल किए जाएंगे? उन्होंने अभी F-35 का मुतालबा किया। इसराइल एक बहुत छोटा रकबे के लिहाज से मुल्क है, तो डोंट थिंक इज गोना गेट टू दैट पोजीशन। अगर रॉकेट फायर होते हैं इसराइल के ऊपर, वो कल चाहे वो गधा डोम यूज करे या कोई डोम यूज करे, पाकिस्तान नो टू ट्रिप दैट सिस्टम, सो इज गोना लेवल डाउन इसराइल इन अ मैटर ऑफ डेज। जो आम आवाम है, एक आम शहरी पाकिस्तान का, ये जो मुआहिदा हुआ है इससे उसको कोई फ़ायदा होगा? अली भाई सच्चा जवाब दूं या झूठा जवाब, क्या चाह रहे हैं आप? लगाना है या नहीं लगाना, ये आपको ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपको। बगराम एयरबेस ट्रंप कहता है कि हम वो वापस लेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि ट्रंप कह रहा है कि हमने वो वापस लेनी है? और क्या वापस मिल जाएगी तालिबान की हुकूमत में या ट्रंप छीनेगा? होगा क्या? हो गया ना, तो हाँ हो गया। और उसको चाहिए किस लिए? विल डू इट। मैं एक लफ्ज देता हूं, बस यहाँ पे रोक दें। दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा साइन हो गया है। अब ये दिफाई मुआहिदा है क्या? सिर्फ इतनी बात तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला और सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मतलब कि दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या माजी में पहले कोई ऐसा मुआहिदा हुआ है? क्या पाकिस्तान ने पहले भी सऊदी अरब का माजी में दिफा किया है? इसराइल को ये मुआहिदा होने के बाद क्या तकलीफ़ हो रही है? पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अब ये जो मुआहिदा हुआ है, इसने किस तरह से नरेंद्र मोदी की चीखें निकलवा दी और ट्रंप को क्या तकलीफ़ हुई इससे? ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में कामरान फरीदी से। कामरान भाई, 17 सितंबर को हमने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीखी मुआहिदा हुआ, यानी कि एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया, जिसके मुताबिक सऊदीया पर हमला, पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान पर हमला, सऊदीया पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब ये जो डिटेल्स हैं ये तो पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा इसका बताएं। अली भाई, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर आपको एक मेरा जुमला याद हो, मैंने आपको ट्रिक किया था थोड़ा सा लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी। मैंने कहा दो मुल्कों के दरमियान एक यूनिलेटरल मुआहिदा हो रहा है, मैं नाम नहीं ले सकता। आपको याद आई वो बात मेरी? मैंने कहा दो मुल्कों के दरमियान, एक तो होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है कि यूनिलैटरल बायलैटरल, मैंने दोनों जिक्र किए थे। मैंने कहा एक बायलैटरल होता है कि यूनिलैटरल होता है। मैंने कहा दो मुल्कों के दरमियान जो है वो एक मुआहिदा हो रहा है डिफेंस का, मैं नाम नहीं ले सकता इस वक्त। दैट वाज बिफोर इट वाज अनाउंस्ड। आपको कुछ याद हो या ना याद हो, तो उस वक्त जो था वो इन कन्वर्सेशन था। तो कीप इन माइंड, पहले तो जो लोग ये समझते हैं कि कोई नया मुआहिदा है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये नया मुआहिदा नहीं है, और ये बात ऑफिशियल सऊदी चैनल से यू कैन हियर इट एज वेल। ये मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बहुत पहले से, बल्कि इनफैक्ट जस्ट हो कि तारीख में एक चीज़ आपको जिक्र करता हूँ, वो याद है 1979 में वो हरम में अटैक हुआ था, जो एक हमला हुआ था खाना काबा के ऊपर, और उसको कब्जे में ले लिया गया था और फिर यरगमाल बनाया था और वो हज बंद हो गया था। तो वो उस वक्त जो है वो जो सेकंड हेल्प, जो पहला तो सऊदियों ने खुद रिस्पॉन्ड किया था सऊदी फोर्सेस ने, उसके बाद उसको डिफेंड करने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस कमांडोज को बुलाया था, SSG को बुलाया था उस वक्त वहाँ पर।
और उन्होंने 15 दिन मेरा ख्याल है वो 15 डेज सीज थी और 15 डेज के बाद उन्होंने उसको आज़ाद करा लिया था और सब चीज़ें थी वो अच्छी तरह से हो गई थी। तो ये एक पुराना मुआहिदा है और ट्रेनिंग बहुत अरसे से पाकिस्तान के बल्कि सेंटर्स भी हैं यहाँ पर मौजूद और बहुत पहले से हैं। तो और ट्रेनिंग में पाकिस्तान जो है वो पार्टनर रहा है बहुत अरसे तक। अब ये हुआ है कि वो उसको उन्होंने उस मुआहिदे को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। वही मुआहिदा जो पहले एक मुआहिदा था, इट वाज देयर, समथिंग ऑफिशियल लाइंस सच नहीं थी, लेकिन अब उसको उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। सो दिस इज ओल्ड ओल्ड पैक्ट। अच्छा, इसमें कुछ नई चीजें हैं और वैसे तो एक जो पुराना पैक्ट था वो तो है। इसमें यह है कि ये पहले जो मुआहिदा था वो पाकिस्तान सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग सऊदी अरेबिया, ये एक मुआहिदा पहले से मौजूद था कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो रिस्पॉन्ड करने के लिए मौजूद है। वैसे भी ब्रदर इस्लामी मुल्क है और बहुत अरसा पुराना ताल्लुक है। और कीप इन माइंड के सऊदी अरेबिया जितनी भी, अब नाउ लेट्स नॉट टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया, लेट्स टॉक अबाउट जीसीसी, जो सारे मुल्क हैं इनमें जीसीसी, यूएई भी है, इसमें कुवैत भी है, मतलब जितने भी ममालिक हैं। इनिशियली मुआहिदा जब आप सऊदी अरब से करते हैं तो वो यूजुअली ग्रांटेड टू सब क्लॉज जो होते हैं वो जीसीसी होते हैं, उसके मेनली यही होता है। और आप यू विल सी इन कमिंग डेज दैट विल अफेक्ट इसका जो लेआउट जब आपके सामने आएगा तो विल कम आउट एज अ जीसीसी में ज़्यादा आएगा। तो एक तो मिलिट्री मुआहिदा है, इसमें 3 शिक हैं इसकी, बहरी, बर्री और फिजाई, यानी एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री। ये लेआउट है कि ये तीनों जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगी इन केस। और पहला जो मुआहिदा था वो यकतरफा था, यानी पाकिस्तान वाज प्रोटेक्टिंग सऊदी अरेबिया। अब जो मुआहिदा है वो है दोनों तरफा, 2 तरफा मुआहिदा है, यानी इन केस पाकिस्तान के ऊपर अगर खुदा न खास्ता कोई अटैक होता तो कंसीडर अटैक इन सऊदी अरेबिया एज वेल, यानी सऊदीया विल रिस्पॉन्ड टू दैट अटैक। इसकी ज़रूरत अली भाई, और इसमें सबसे ज़्यादा जो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सामीन के लिए और हमारे लिए, इस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन इंडिया में जो आप अगर देखेंगे उनके चैनल्स पे तो सबसे ज़्यादा हाहू वहाँ पे शुरू हो गई इसके बाद कि क्या अब इंडिया और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के मुखालिफ बन जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे। दिस इज व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट इज कि अगर अब कोई भी शरारत नरेंद्र मोदी की तरफ से हुई तो दैट कंसिडर अटैक इन सऊदी अरेबिया। इसका मतलब ये कि इसका जवाब जो है वो फिर दोनों ममालिक देंगे। क्या इस मुआहिदे की जरूरत इस वजह से हुई कि यह अटैक दोहा पे हुआ था? द आंसर इज एब्सोल्युटली। लेकिन एक मुआहिदा तो पहले से था, क्यों इसको अनाउंस किया? एक ये भी बारीक बात है कि मुआहिदा तो था, आपको पता है, अंडरस्टूड चीज है, अगर सऊदी अरब पे खुदा ना खास्ता कोई आंच आती है तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ऑलवेज। लेकिन व्हाई डिड दे हाईलाइट इट? मुआहिदा तो पहले से मौजूद है, व्हाई दे हैड टू डू इट ऑफिशियल ऑन द हाइप ऑफ इट टू लेट इजराइल नो, क्योंकि इजराइल फ्लैक्स करता है न्यूक्लियर पावर, कहता है न्यूक्लियर 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 न्यूक्लियर। नाउ दे से वेल गेस व्हाट, वी हैव इट टू। इधर ये पाकिस्तान के पास भी है, हमारे पास पड़ा भाई, हमने तो मुआहिदा कर लिया, ट्राई इट ना। अगर तुमने कोई टैक्टिकल वाली को बदमाशी की तो नाउ वी आर इक्विप्ड विद इट। और जो लोग बाबा टेटे कर रहे थे, अली भाई आई सेंड यू द लिंक, पोस्टेड देयर, बहरी मर्चना शुरू की इजिप्ट ने, तुर्की ने की या नहीं की? अली भाई देखा आपने, वो भेजा था मैंने आपको। जी देखे मैंने। थैंक यू वेरी मच। जब हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के सऊदी अरब से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। एमबीएस और ट्रंप आपस में भाई भाई, ये ताल्लुक तो हमें नज़र आता है। सऊदीया के अंदर तमाम रडार सिस्टम या फाइटर जेट्स वो सारे अमेरिका के हैं, यानी कि उनका जो दिफाई निज़ाम है वो हम कह सकते हैं कि अमेरिका का है। इसके बावजूद पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा होना सऊदी अरब का, ये क्या वजह आपको लगती है? क्या जो दोहा पर अटैक हुआ उस वजह से सऊदी अरब का, एमबीएस का, ट्रंप पे और अमेरिका पे अदम एतमाद है? फूल मी वंस, शेम ऑन यू। फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। बैक स्टैबिंग, तबसरा, सबको पता है अमेरिका किस साइड लीन करता है, वो मुसलमानों का दोस्त नहीं है। ये बात ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को पता नहीं है, मुसलमान मालिक को पता नहीं है, दे नो इट कि क्या होता है। अमेरिका से दोस्ती एक चीज, लेकिन अमेरिका से वफा दूसरी चीज। दोस्तों से वफा की उम्मीदें, किस जमाने के आदमी तुम हो? यह मुमकिन नहीं है कि आप अमेरिका से दोस्ती भी करें, उससे वफा की उम्मीद भी रखें, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक और बात यह कि अगर अमेरिका बीच में इंटरफेयर करता भी है एज दोस्ती की बुनियाद पे या जो उनके ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी बुनियाद पे, तो वो एक लिमिटेड इंटरप्शन होगा। वो जाके ये नहीं करेगा कि अमेरिका पे हमला, इसराइल पे हमला कर देगा, वो ये तो नहीं करेगा ना। वो कहेगा अच्छा मैं मीडिएशन करवा देता हूं, ओके दे डिड इट, लेट मी मीडिएट ना, दिस इज डिफरेंट ना।
हमला करने के बाद यानी ये एक बेसिकली इसको ये कह लीजिए कि इट्स अ शो ऑफ पावर। यानी ये कहा कि देखो तुम्हारे पास एक न्यूक्लियर है ना, दैट्स व्हाट यू टॉक अबाउट। अगर अमेरिका से बात की जाती तो उस वक्त ये होता कि वी वांट टू टॉक, वी वांट टू डिस्कस। नहीं, इस दफा ये नहीं हो रहा, इस दफा टॉक एंड डिस्कशन नहीं हो रहा, इस दफा है हिट हिट। यानी इस दफा यू ब्रिंग योर एंड आई ब्रिंग माय रेसलर, वी गोना अलायंस अगेंस्ट यू सो बैड दैट वी गोना शो यू। ये मसल फ्लेक्सिंग है अली भाई। पाकिस्तान को लाना और उसका ऐलान करने का मकसद बेसिकली अनाउंस करना। इसको इट कुड हैव नॉट बीन, यानी जरूरी नहीं थी इसको अनाउंस करने की, इट इज देयर ना, मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अनाउंस करने का क्या मतलब है? यानी अगर आप ये हर चीजें जो होती है ना अली भाई, ये बारीकियां देखी जाती हैं। वाई देन ये मौके की मुनासिबत से अनाउंस करना कि लुक इनफ इज इनफ, अब हमारे पास न्यूक्लियर बैक मुआहिदा बाकायदा तौर पे मौजूद है। नाउ इफ यू ट्राई एनीथिंग स्टूपिड वी गोना डू इट। सो अमेरिका को भी बता दिया, अदम एतमाद तो है ही अमेरिका पे, और अमेरिकन को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि उन पे अदम एतमाद है। लेकिन ना सिर्फ अदम एतमाद भी दिखा दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि वी आर गेटिंग सेल्फ सफिशिएंट। हम अपने तौर पर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। डिस्पाइट अगर आप हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं टू बैड। वी आर गेटिंग इक्विप्ड एंड वी आर गेटिंग रेडी टू व्हाट वी नीड टू डू डिफेंड। और मुसलमानों को डिफेंड करने के लिए जो जरूरत है वो हम उसको अपने पास से अपने तौर पर इकट्ठा कर रहे हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। कामरान भाई, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी, मैंने आपसे ये कहा था कि पहले नंबर पर ईरान है जो सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है इसराइल से, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है जो इसराइल से नफ़रत करता है। इन हालात में जब ये दिफाई मुआहिदा हो जाता है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, सऊदी अरब के ताल्लुकात इंडिया से भी अच्छे हैं, सऊदी अरब के ताल्लुकात अमेरिका से भी अच्छे हैं, तो जब ये मुआहिदा हो जाता है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, तो चीखें नहीं निकली होंगी मोदी की, नेतन्याहू की और ट्रंप की? जहां तक बात है उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, ही डिडंट लाइक इट, इट्स नॉट इन हिज फेवर। क्योंकि जब भी आप दूसरे आदमी के साथ बात करके जंग प्रेप शुरू कर देते हैं या कोई इस तरह की बात करते हैं कि वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर, वी आर डूइंग कॉन्ट्री। अमेरिका बहुत टेरिटोरियल कंट्री है, अमेरिका को यह बात कभी भी पसंद नहीं आती। सो दैट्स नॉट समथिंग अमेरिकंस लाइक। ओके, नेतन्याहू को भी जाहिर बात है इज फ्राउनिंग अपॉन, उसके बयानात आना शुरू हो गए हैं, ही इज स्ट्रीमिंग, ओ दे आर गेटिंग, ओ दिस गोना हैपन, ओ दे आर, इट इज गोना हैपन। तो आप एक मुल्क भूल गए जिसकी चीखें और निकल रही हैं, इंडिया की बहुत ज्यादा चीखें निकल रही हैं। अगर आप देखें, अगर इंडियन मीडिया, तो वो चिल्ला रहा है कुत्ते की तरह इस बात के ऊपर। सो दो के ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इंडिया के साथ एब्सोल्युटली, और बहुत मेजोरिटी ऑफ इंडियंस सऊदी अरब में और ऑल जीसीसी कंट्रीज में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी भी और काम भी करते हैं, दे ओन लॉट ऑफ बिजनेसेस देयर। तो दे डिडंट लाइक इट एट ऑल। Is it gonna impact India? Absolutely gonna impact. Is it gonna impact Indian-Saudi relation? Absolutely gonna impact India-Saudi relation. It's gonna impact it. But it is what it is. When इसके English में एक और जुमला है, when shit come to shove. जब यहाँ पर ऐसे हालात हो जाते हैं, then you have to prepare and you choose the best guys in the field and you जाहिर बात है आप इंडिया से तो नहीं बात कर सकते ना, ये तो practically possible नहीं है। अली भाई, बारीक बात देखिए, सऊदी अरब में बहुत बड़ा क्लॉक टावर बना था मक्का के अंदर, हरम में बहुत आइकॉनिक क्लॉक टावर बना। उस क्लॉक टावर के बनने की सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि हरम के अंदर जो है वो काफिर का जो है वो एंट्री मौजूद नहीं है, यू नॉट अलाउड टू डू काफिर। सो बहुत से पार्ट्स उसके बाहर असेंबल हुए और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्लाम कबूल करने के बाद अंदर आए काम करने के लिए। हिस्टोरिक फैक्ट, ऐसा कोई फौज हरम में नहीं आ सकती हिफाजत के लिए जो कि मुसलमान ना, उसकी इजाजत नहीं है। हद हरम में दाखिला ममनू है नॉन मुस्लिम का। सो कीप दिस माइंड, द फर्स्ट और द बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? पाकिस्तान। न्यूक्लियर पावर कौन सी है? पाकिस्तान। एंड देन वी बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल, हम इनके पार्टनर रहे हैं। कीप इन माइंड वी वाज गेटिंग सब्सिडाइज ऑयल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। हमें इमदाद भी सऊदी अरब से काफ़ी मिलती है और हम सब्सिडाइज जो ऑयल सब्सिडाइज ऑयल है वो हम सऊदी अरब से हमें मिलता है। सो वी आर द पार्टनर, वी हैव बीन द पार्टनर। तो लेकिन ये पब्लिक होने के बाद दिस टू कंट्रीज जिसमें अमेरिका है और इंडिया है, दे नॉट गोना लाइक इट। इजराइल के तो ऑफ कोर्स ये तो एक ऐलान जंग ही है ना एक तरह से कि भाई देखो वी गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर विद न्यूक्लियर आर्सेनल, हमारे पास अब ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। मतलब ये आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अब वो मुआहिदा होने के बाद जब आप ऐसा मुआहिदा जब हो जाता है, बाइंडिंग जिसको कहते हैं या बाइंडर हो जाता है, तो देन इट इज बेसिकली ये दो मुल्कों का न्यूक्लियर है, ये सऊदिया का भी न्यूक्लियर है और ये पाकिस्तान का भी न्यूक्लियर। बल्कि मैं सऊदिया नहीं कहूँगा यहाँ पे, मैं कहूँगा जितने जीसीसी के जितने ममालिक हैं जो कि उनका आपस में एक
पैक्ट है ऑलरेडी। बेसिकली दे वर्क वे बेटर देन नेटो। इनका मुआहदा नेटो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसी भी चीज़ से भी ज़्यादा, बल्कि यूरोपियन यूनियन से, शेंगन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुआहदा है इनका आपस में। इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। सो दैट इज़ कंसिडर्ड अ GCC एसेट नाउ, नॉट ओनली पाकिस्तान एसेट। कामरान भाई, अब जो ये पाकिस्तान और सऊदी अरब में पैक्ट साइन हुआ है, ये जो एग्रीमेंट हो गया, मुआहिदा हो गया, उसके बाद अगर अल्लाह ना करे इसराइल कोई शरारत करता है और सऊदी अरब पर कोई अटैक करने का प्लान करता है, अटैक कर देता है, अल्लाह ना करे, तो क्या पाकिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के जो मिज़ाइल्स हैं उनकी इतनी रेंज है कि वो इसराइल तक जा सकें? या अगर इन हालात में, जो कि मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे कि कभी भी किसी मुस्लिम कंट्री को ये देखना पड़े कि उस पर इसराइल की तरफ से अटैक हो, तो अगर ऐसे हालात बनते हैं और वो हालात तक बात पहुंच जाती है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने पड़े, तो क्या पाकिस्तान सऊदी की सरजमीन से इसराइल पर हमला करेगा, इसराइल को सऊदी की सरजमीन से तबाह करेगा? अली भाई, लेट्स स्टार्ट ऑफ के पाकिस्तान की रेंज और इसराइल। पहले तो रेंज की बात कर लेते हैं। सो अली भाई, इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी इंशाल्लाह। लेकिन अगर इफ़ इन केस, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे कि अगर कोई ऐसी ज़रूरत खुदा ना खास्ते पड़ी, तो ऑफ कोर्स ये मफरूज़ा है। मैं 100% नहीं कह सकता इस बात को, चूँकि यू जस्ट आस्क मी दिस क्वेश्चन, मैंने कोई इस पे होमवर्क नहीं किया। इफ़ आई हैव टू गेस, यानी एज जो मेरी मालूमात के मुताबिक, तो आपके पास दो बड़ी खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, सीरिया और इजिप्ट। इफ आई हैव टू बेट, अगर मुझे शर्त लगानी पड़े अपना ये वेब किसी के साथ, आई बेट इज गोना बी सीरिया। अगर कुछ भी सब चीजें सीरिया मूव होंगी, एंड देन द अटैक गोना स्टार्ट। इफ इन केस वी आर जस्ट टॉकिंग राइट नाउ, हम एक मफरूजा है ये, और एक मफरूजे पे बात कर रहे हैं, वी टॉक अबाउट जस्ट अ सिंपल कैलकुलेटेड गेस, देन इफ आई हैव टू बेट ऑन इट, अगर खुदा ना खास्ता इट कम्स टू दैट, इज गोना बी सीरिया। एक तो बात ये। और दूसरा अली भाई, पाकिस्तान की जो फौज है वो यहाँ रहती है ऑलरेडी, जो है वो एक बहुत बड़ा बटालियन, ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें होती हैं। ट्रेनिंग ऑलरेडी दिस बीन गोइंग ऑन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने आपको भी 79 के वाक़े का जिक्र किया था। तो एक और चीज़ ये कि वो कुछ नई तौर पर नई बेसिस, या जो पुरानी बेसिस या नए लोग, तो देयर इज गोना बी मच मोर एक्टिविटी यू गोना सी। कुछ पास दिनों में कुछ हुआ भी है, कुछ नए दस्ते भी आए भी हैं। दिस हैपन यस्टरडे, देयर वाज सम मूवमेंट, कुछ वीडियोस उसकी लीक हो गई थी। तो कुछ दस्ते आए भी हैं नए यहाँ पे, और कुछ ट्रेनिंग वगैरह का मामला दोबारा नए सिरे से उसको बहुत स्ट्रांगली जो है वो प्रसू किया जा रहा है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी बेस, क्योंकि ये पहले जो था वो एक ट्रेनिंग था। नाउ इज गोना बी टेक्नोलॉजी एज वेल। जो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है वो सऊदी अरब इस्तेमाल कर सकता है। और उसके अलावा अगर इसको बिल्कुल लेट आउट इन लेम मैन टर्म्स में, जिसको यानी इसको बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल फ्लैट बात कर लें और सीधी बात कर लें, आसान उर्दू में बात करें, तो आपके सवाल का जवाब देने का बेहतर तरीका यह है कि अगर खुदा न खास्ता किसी दुश्मन ने हरम की तरफ या सऊदी मुमलिकत की तरफ या कभी महली नज़र से देखा, तो पाकिस्तान जो डिफेंस की फ्रंट लाइन है या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो है। और पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को इस्तेमाल करने के लिए अगर इसराइल ने कोई ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत की, और ये ग्रेटर इसराइल वाली कोई हिमाकत इसके जहन में कभी भी बाकी है ताकत के नशे में चूर होके, तो पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट कंट्री, पाकिस्तान विल बी द फ्रंट कंट्री, और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को इस्तेमाल कर सकता है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अगर वहां से कोई ऐसी शरारत हुई तो। 9 और 10 मई की दरमियानी शब जिस तरह से इंडिया ने बुज़दिलाना हरकत की और रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया, उसका जवाब जिस तरह से पाकिस्तान की फोर्सेस ने दिया, एयरफोर्स ने जो रफ़ेल गिराए इंडिया के, पाकिस्तान का जो ये रिस्पॉन्स था ये पूरी दुनिया ने देखा। क्या ये वजह थी कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स देखने के बाद, पाकिस्तान की मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है वो देखने के बाद, सऊदी अरब को ज़रूरत पेश आई कि उसने ये मुआहिदा किया और अनाउंस भी किया इस तरह से? अली भाई, बेस्ट वे ऑफ पुटिंग इट आई गेस, अच्छा इसका बेहतर तरीका तो ले इट आउट। आप
कभी भी कोई लूजर का साथ तो नहीं देता ना। अभी अगर आप बोले इंडिया के एयरफोर्स जो है, कोई पागल ही होगा जो ये कहेगा कि यार मैं इंडिया के एयरफोर्स को अपना, पूरी दुनिया में अगर कोई भी मुल्क हो अगर वो करना भी चाहे तो वो कभी भी नहीं करेगा, बिकॉज यू पिक अ विनिंग साइड, यू पिक द स्ट्रॉन्गर पार्टनर। तो आप स्ट्रॉन्ग पार्टनर पिक करते हैं। यू देखिए अली भाई, वी डिड अ प्रोग्राम, हमने, आपको याद होगा हमने रफाल वाला एक प्रोग्राम किया था। मैंने आपको क्या कहा था कि इसके इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के लिए खराब और पाकिस्तान के लिए इसलिए ज्यादा होंगे कि इट्स गोना बी, यानी एक एक इज्जत, मैंने आपको बताया कि पायलटों की किस तरह इज्जत की जा रही है, किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम उभर के है, और पहले से है, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हो रहा है हिस्ट्री में। दिस बीन, जब इजिप्ट से जब जब अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, उस जमाने में भी पायलट मैंने नाम बताए थे। वो पूरी तफसील अगर आपने नहीं देखी जिन हजरात ने वीडियो, प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड वो देखिएगा। उसमें वी टॉक अबाउट, हमने थोड़ा सा इसको बॉर्डर लाइन टच किया था। तो लिहाजा टू टू एक्सप्लेन, या आपको आपकी बात की और इस तरह वजाहत की जा सकती है कि एक पाकिस्तान इस हमले के बाद, जो भारत की जो शरारत के बाद जो पाकिस्तान ने अपना डिफेंड किया और जिस तरह जहाज दिखाए और जिस तरह एक बड़े पैमाने पे दुनिया में सराहा पाकिस्तानी एयरफोर्स को, तो ये बेहतर मौका था। आई थिंक लेट्स से कि ये बहुत एक बेहतरीन मौका था सऊदी अरेबिया के लिए कि दिखाना कि देखो, दीज आर द गाइस हु हैव डन इट एंड नाउ हु आर दे विद, दे विद अस, ऑल्दो दे हैव बीन विद हम। आई मीन ये ऐसा नहीं है कि जो लोग डिफेंस स्ट्रेटजी को जानते हैं या डिफेंस को समझते हैं उनको पता है कि दिस इज ऑलवेज बीन इन अ पिक्चर, बट इसको अनाउंस करने का मकसद जो था या इसको बहुत ज्यादा पब्लिक करने का मकसद यही था कि इट्स जस्ट लाइक पुटिंग ऑन अ डिस्प्ले। आप प्ले कार्ड लेके देख रहे हैं कि नाउ वी आर टुगेदर, नाउ वी आर वन, नाउ वी आर फाइटिंग टुगेदर। सो वो एक मामला जो जस्ट लेट पुट इन राइट वर्ड्स कि वो यही है कि प्ले कार्ड उठाने का मतलब यही है कि लेटिंग द वर्ल्ड नो कि नाउ अभी जो विनिंग साइड है ये हमारी साइड है। कामरान भी, अगर आप देखने वालों को ये बता सकें कि सऊदी अरब के पास इस टाइम पे वॉर इक्विपमेंट क्या है, फाइटर जेट्स कौन कौन से हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास जैसे कि J-10C है, पाकिस्तान के पास F-16 और JF-17 थंडर है, इन फ्यूचर अल्लाह ना करे सऊदी अरब पर उसके दुश्मनों की तरफ से हमला किया जाता है, इसराइल कोई शरारत करता है, तो सऊदी अरब का दिफा करने के लिए पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं वो चाइना के हों या अमेरिका के, क्या सऊदी अरब के दिफा के लिए ये इस्तेमाल किए जाएंगे? अली भाई, जो 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 हैं, लेट्स स्क्वॉश दैट फॉर ऑब्वियस रीजन, जो हैं वो मैं उसकी वजह मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो ले रहा है वो बता देता हूं। अभी सऊदीया ने आज फॉर F-35, उन्होंने अभी F-35 का मुतालबा किया एंड दे गोना गेट इट। आई मीन दे गोना गेट इट, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो दे आर गेटिंग इट। जो सबसे एडवांस है दे आर F-35 है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो अभी JF थंडर का जो सिलसिला है, और इवन और कोई भी जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस के लिए चीजें मौजूद हैं, आई कैन गारंटी यू अली भाई के एयर्स में जो आपकी वॉर होती है या जो भी चीज़ होती है, वो अगर आप तारीख में कहीं भी उठा के देख लें, ऑफ कोर्स सुपीरियर फायर पावर इज़ वन थिंग, लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट होता है पायलट का एक्सपीरियंस होना, एंड उसको बोलते हैं कि वॉर, यानी वॉर ट्राइड पायलट जिसको कहते हैं, यानी कि जिसने पहले ये काम किया हुआ है। एक होती है आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग, जब पायलट टेक ऑफ करता है फिजा में और जहाज उड़ाता है, क्योंकि रूटीन में रहता है ना। ये तो ऐसा नहीं है कि वो पायलट जो है वो आम दिनों में रोज अपने घर पे सो रहा होता है, फिर उसको जंग होती है तो कॉल कर आजा फीके उड़ा ले, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि वो इन अ स्टेट ऑफ वॉर ही रहते हैं, उनकी रोजाना दे हैव टू डू सर्टेन फ्लाइट आवर्स। मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, आई एम श्योर देयर गोना बी सम पायलट्स हु वॉच दैट। देयर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ पायलट, और इससे मेरी बातचीत रहती है। आई एम श्योर ही गोना नीचे कमेंट में लिख देना भाई वो तुम्हारे कितने मैंडेटरी आवर्स होते हैं। वो तो इनके मैंडेटरी फ्लाइट आवर्स कर जाते हैं, हर महीने के एक होता है कि यू हैव टू फ्लाई दैट मेनी आवर्स टू स्टे इन। लेकिन वो एक प्रैक्टिस जो है ना दी बाय द फ्लाइंग, प्रैक्टिस फ्लाइंग। और फिर होती है कि जब आप हालत जंग में रह के, जैसे अभी मार्के में हुआ, तो नाउ वी आर, आई मीन हम पहले से वी आर द, उसको बोलते हैं कि वी आर वेल ट्रेन्ड इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो उससे काउंट होता है असल में कि हाउ मच केपेबल यू आर ऑफ डिफेंडिंग और अटैकिंग, और उससे पायलट का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी होता है। यानी सिर्फ एक नॉर्मल पायलट जो कि हु बीन इन सर्टेन सिचुएशन, जैसे इंडिया के पायलट थे, वो देखे ना, डर गए थे ना, वो दे गॉट स्केयर्ड, दे गॉट पैनिक, देयर वाज अ केओस सिचुएशन देयर। सो पाकिस्तानी एयरफोर्स, हमारी जो एयरफोर्स है, वो वेल इक्विप्ड होने के साथ साथ
दे हैव द हार्ट टू डू। तो दूसरी बात, कीप इन माइंड, अब इसराइल के साथ जो जंग होती है, ये क्रिकेट मैच की मैं आपको मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान पूरी दुनिया से खेलता है, जब इंडिया से खेलता है well, हारता हारता ही है, लेकिन एक जस्ट मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ। तो वो ऐसा होता है ना कि पूरा मुल्क बंद हो जाता है, हालत जंग में है हम लोग भी ना, इंडियन पाकिस्तान वॉर सिचुएशन होती है, सबसे इंटरेस्टिंग मैच होता है। तो अगर आप कुफर इस्लाम की लड़ाई देखें तो शायद देर ज़दर ममालिक हैं जिसमें, लेकिन जब अब इसराइल की बात आती तो सब कैंटीना खड़े होते हैं ना, एवरीबडी इज पिस्ड ऑफ कि यार ये पाकिस्तान वर्सेस इसराइल या मुसलमान वर्सेस इसराइल, ये खबीब वर्सेस कॉनर मैग्रेगर वाला मैच है। तो ये वो मैच है जो अल्टीमेट मैच है, यानी ये होना ही है, ये होगा। तो वंस पाकिस्तान वर्सेस इसराइल, तो इसमें जज्बे की लड़त, जहाद जिसको कहते हैं, जज्बा जहाद, वो बहुत ज़रूरी है और वो हमारे पास मौजूद है। सो लेट्स पुट द इक्विपमेंट ऑन अ साइड, ऑल्दो इट प्लेज अ वेरी बिग रोल। अब मैं मिनिमाइज नहीं कर रहा, अब ये मत कहना ओ इससे नहीं होता है, नहीं, ऐसा नहीं करेगा पाकिस्तान को हवाई कागज के बने के जहाज उड़ा के जीत सकता है, बट पाकिस्तान इज वेल इक्विप्ड, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। लेकिन अली भाई, ये तो आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मैं दिल से आपको एक बात बोल देता हूँ अली भाई, व्हेन इट कम्स टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्टिकल वॉर, या वो उधर से फायर कर रहा है। इसराइल के साथ ऐसा होने वाला नहीं है, यू वोंट सी द प्लेन्स फ्लाइंग इन एयर और आर्मी फेसिंग ईच अदर। इफ इट कम्स टू दैट अली भाई, इफ इट कम्स टू दैट, क्योंकि इसराइल की एग्जिस्टेंस जो है वो इतना सा मुल्क है, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है उसका न्यूक्लियर आर्सेनल। तो इफ इट कम्स टू दैट, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, यू नो, इफ इट कम्स टू दैट, इट्स नॉट गोना बी, जिसको कन्वेंशनल वॉरफेयर कहते हैं, आई डोंट सी इट कमिंग, आई डोंट थिंक इट्स गोना बी लाइक डू और डाई मामला होगा। फिर वो आप जहाज फजा में या मिलिट्री या नेवी बहरी बेड़े मूव होते हुए नहीं देखेंगे, इट्स गोना बी फ्यू अटैक्स एंड इट्स गोना बी ओवर, उसको इतना चांस नहीं देगा। यानी कोई भी इंसान जो इस मामलात को समझता है, यू नो टॉकिंग अबाउट सूडान, आप सूडान की, जिसका लैंड कवर्ड एरिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान और इसराइल दोनों रकबे के लिहाज से बहुत छोटे मुल्क, इसराइल तो खैर कोई गिनती ही नहीं है ना, आई मीन इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो कैन यू इमेजिन, एक बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत फैला हुआ जिसका रकबा, जैसे अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो अगर आप लड़ाई करते हैं, आपको पता है कि वाशिंगटन एक अलग जगह, जो यहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट 6 घंटे की होती है, डोमेस्टिक फ्लाइट, सिर्फ टेक्सास के स्टेट का कल मैं जिक्र सुन रहा था कि अगर आप ड्राइव करें टेक्सास में, स्ट्रेट ड्राइव करें, तो 9 घंटे की सिर्फ ड्राइव है इंटरनल, सिर्फ एक स्टेट टेक्सास के अंदर, आप बाहर ही नहीं निकलते। इमेजिन द साइज ऑफ इट। इसराइल एक बहुत छोटा रकबे के लिहाज से मुल्क है, तो डोंट थिंक इज गोना गेट टू दैट पोजीशन। अगर रॉकेट फायर होते हैं इसराइल के ऊपर, वो कल चाहे वो गधा डोम यूज करे या कोई डोम यूज करे, पाकिस्तान नो हाउ टू ट्रिप द सिस्टम, तुर्की नो हाउ टू ट्रिप द सिस्टम, इजिप्ट नो हाउ टू ट्रिप द सिस्टम, दे नो वेरी वेल हाउ टू डू इट। और फिर देयर इज अदर सोर्सेज टू, सो इट्स गोना लेवल डाउन इसराइल इन अ मैटर ऑफ डेज। You're not talking about 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, ये दिस इज नॉट इराक वर्सेस ईरान या कोई और मुल्कों की, दिस इज नॉट इंडिया पाकिस्तान, दिस इज इजराइल इज गोना बी लेवल डाउन इन 48 आवर्स। इतने रॉकेट सब तरफ से फायर होंगे, इसको कहते हैं फायरवर्क्स, इतना होगा कि 48 घंटे में यू वोंट सी द प्लेन टेकिंग ऑफ और समथिंग लाइक दैट, इज गोना बी दिस एंड इज गोना बी दिस, दैट्स वेयर आई सी इट एंड आई बेट मनी ऑन इट। कामरान भाई, इसराइल हो या इंडिया, इन दोनों मुल्कों को पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है पाकिस्तान की, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। क्या आपको लगता है कि इसराइल और इंडिया कोई अंडर कवर जॉइंट ऑपरेशन प्लान करते होंगे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसकी तरफ वो मैली आंख से देखते होंगे? कोई इस तरह की साजिश वगैरह चल रही होती है? क्योंकि अब तो सऊदी अरब और पाकिस्तान एक हो गया, इसके बाद तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि सऊदी अरब भी अब जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला कह लें पाकिस्तान की, उसके अंदर आ गया है। टू स्टार्ट दिस ऑफ, मैं आपको एक ऑफिशियल जुमला बताता हूँ, अमेरिकन हमें ऑफिशियल जुमला, ये मैं बैठा हूँ मीटिंग के अंदर, वी टॉकिंग अबाउट डिस्कसिंग पाकिस्तान, ये अब ऑफिशियल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग, यू नो, ये मैंने सुना या फला अखबार में, दिस इज मी टॉकिंग टू अ गाइज, और हम लोग पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट एफ पैक का एक इजलास चल रहा था। तो एक गोरा उसमें से उठा, उसने बोला व्हाई डोंट वी जस्ट टेक एन एक्शन, व्हाई डोंट वी डू जस्ट दिस, एंड ये उसामा बिन लादेन के अटैक के बाद की बात कर रहा हूं मैं, दे आर पिस्ड ऑफ, यानी एफएटीएफ वाला मामला, जो पुरानी वीडियो में देखिएगा कि आई डोंट वांट टू गेट दैट डिटेल, वो एफएटीएफ और ये सारा चीज टेरर फंडिंग पे बात हो रही है। तो उसमें उसने एक जुमला कहा, गोरे ने कहा कि व्हाई डोंट वी जस्ट bomb Pakistan, why don't we just attack him, why don't we just put them। तो जो लीग एड का सुपरवाइजर था, उसने उसको बोला हे 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 होल्ड ऑन 1 second, calm down, do you realize Mr. such and such that Pakistan is a nuclear power and it's not that simple now। तो वो फिर एकदम
2 मिनट का सुकूत हो गया, एंड ही लुक्ड एट मी एंड स्माइल, आई डिड दिस, मैंने यूं किया, मैंने क्या बोलूं आगे से, इट इज व्हाट इट इज। तो मुझे वो दिन आइडिया हुआ कि जो अमेरिका है वो भी बहुत खाइफ है, ना सिर्फ इंडिया और इसराइल तो है ही, लेकिन अमेरिका का हमारे साथ जो रवैया है वो बहुत अच्छा कई जगह पर इसलिए भी है कि हम एक न्यूक्लियर पावर है। अगर हम न्यूक्लियर पावर ना होते, वी गेट ट्रीटेड वेरी डिफरेंटली। अब जहां तक बात है साजिशों की, अली भाई, साजिशें होती रहती हैं, ये मंजर आम पे नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान ऑफ कोर्स नहीं इसको पब्लिश करता। जो पुराना केस था, जिस केस का मैं हिस्सा था, एंड आई बेल्ड आउट इन दैट केस, उसमें भी एंड गेम क्या था अमेरिका का? एंड गेम यही था ना कि अगर हम पाकिस्तान को किसी भी तरह से FATF में ब्लैक लिस्ट करते हैं या टेरर फंडिंग में ले आते हैं, कोई भी चीज लाते हैं, तो सेकेंड चीज उसका एक फेज 2 होता है। फेज 1 यू ब्लैक लिस्ट हम, फेज 2 कोई भी ऐसा मुल्क जो ब्लैक लिस्टेड है उसको आप फ्रीडम नहीं देते कि भाई यू ओन न्यूक्लियर। टेरर फंडिंग क्यों लेके आते हैं? क्या उसका कोई आफ्टर मैथ क्या है? यही कि भाई तुम्हारा न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, और ये अमेरिका में पहले से चेमगोइयां हो रही थी कि तुम्हारा न्यूक्लियर आर्सेनल इज नॉट सेफ, इट कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू और इट कैन बी यूज अगेंस्ट अगेंस्ट योर विल। तो लेट अस टेक इट एंड वी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। का मतलब हम कंट्रोल ले लेते हैं तुम्हारे न्यूक्लियर आर्सेनल का। तो ये तो आप सुनते नहीं हैं, लेकिन जिस दुनिया में मैं रहता हूं अली भाई, वी हेयर इट ऑल द टाइम, एंड दिस चेयर गोस ऑन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। हर वक्त साजिशें होती हैं। आप कीप इन माइंड वो रेमंड डेविस, उसके कैमरे से चीजें निकली थी, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू फिगर आउट। कहोटा क्यों इतना सेफ किया जाता है? हालांकि ऑल्दो कहोटा इज नॉट द ओनली प्लेस, देयर इज अदर प्लेसेस। ये नहीं समझेगा कि कोयटा कहोटा इस खाली एक जगह है। तो वो क्यों समझा जाता है कि इसको प्रोटेक्ट करना क्यों सीक्रेसी रखी जाती है? क्योंकि साजिशें होती रहती हैं। ना सिर्फ अमेरिका करता है, ना सिर्फ इसराइल करता है, बल्कि भारत भी करता है। उनकी आंख में जो एक शहतर है, यानी जो 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 एक कहते हैं कांटा जो है, वो आंख का कांटा, वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर है। और वो कंटिन्यूसली दे कीप ऑन ट्राइंग बाय हुक और बाय कुक, यानी बाज़ साजिश करके दे वांट ट्राइंग टू फिगर आउट अब क्या टेक्नोलॉजी कर रहा है। इसको कहते हैं पाकिस्तान का सीक्रेट वेपन प्रोग्राम। पाकिस्तान किस स्टेज पर है वहां? अब ये भी एक तो नहीं होता कि मैंने डेवलप सीक्रेट वेपन प्रोग्राम, जब का एक होता है डेवलप कर लेना, वी हैव डेवलप इट लॉन्ग टाइम अगो, बट उसमें फिर आप देखें ना कि अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, उसमें फिर इजाफे होते रहते हैं, फिर उसमें नई रिसर्च होती रहती है। तो ये हर मुल्क का एक इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो भारत हो, और हर दुश्मन मुल्क का ये एक वो होता है कि ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। वो अपने जवासीस को, जासूसों को उधर भेजते हैं और वो पता करने के लिए, या फिर कुछ ऐसी भी कोशिशें करते हैं कि कुछ लोग अगर वहाँ काम करते हैं तो उनके ऊपर कोई इंटेल रखी जाए, या किस तरह से उनमें से किसी को तोड़ लिया जाए। जैसे ईरान में हुआ कि उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ही वाज प्लेइंग बोथ साइड। ये अमूमन होता है, अगर आप ये सुनते भी हैं कभी कभी खबरों में कि फलां मुल्क का न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, वो डबल एजेंट हो। ये तो ये अमूमन हर मुल्क की कोशिश होती है कि आपके किसी भी तरह के सीक्रेट वेपन प्रोग्राम को किसी तरह से इंट्रूड कर दिया जाए, यानी उसके अंदर कोई ऐसा मोल हो या कोई ऐसी चीज हो कि not only you trying to sabotage it, but you also try to figure out। दोनों चीजें खतरनाक हैं। If you try to figure out what's going on, that's dangerous, you don't want to know, ये कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं होती। और try to sabotage it, जैसे अमेरिका ने पहले ट्राई किया, और ये इंडिया अमूमन कहता है, अमूमन उनकी तरफ से जो ये चीखा चिल्लाना शुरू हो जाता है कि ये इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ हाथों में नहीं है। सो वो भी चाहता है कि ये किस तरह सरेंडर कर दे पाकिस्तान, जो कि कभी सवाल ही नहीं पैदा होंगे। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस और न्यूक्लियर ये एक दूसरे के लाजिम मलजूम है। जिस दिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर नहीं है अली भाई, हमारी एग्जिस्टेंस गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ मैं आपसे। कामरान भाई, इन फ्यूचर के आप देखते हैं कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे डिफेंस पर, और पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर या तो नए वेपन्स बनाएं या परचेज़ करें, और क्या आपको लगता है ऐसा होगा कि इन फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर सऊदीया की बेसिस बने जहां पर उनकी मिलिट्री जो है वो आकर रहे? नहीं अली भाई, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे जॉइंट मशक़ें होंगी, ये ज़रूर होगा कि अपने नाम जॉइंट मशक़ होगी, जैसे पाकिस्तान नेवी की और सऊदी नेवी की जॉइंट ड्रिल्स हो रही हैं, या ट्रेनिंग प्रोग्राम वो पब्लिश्ड होते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो पब्लिक नहीं होंगी, वो मैं भी पब्लिक नहीं कर सकता।
कुछ चीज़ें जो पब्लिक नहीं होती क्योंकि वो नहीं होनी चाहिए पब्लिक, क्योंकि वो दुश्मन के लिए जो है वो उसको एमुनेशन फराहम करना है। सो आई डोंट थिंक आई शुड डू दैट, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू डू दैट। लेकिन जो मशकें होती जैसे अभी तुर्की और इजिप्ट ने जो मशक कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? आई मीन यू नो दो थिंक यू जॉइंट, जब भी जो लेके ना कि जॉइंट बहरी मशकें हो रही हैं, तो वो बेसिकली शो ऑफ पावर होता है। अगर आप जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग दिखाते हैं कहीं पर, या वो पब्लिक जो चीज़ें होती हैं, वो बेसिकली शो ऑफ फोर्स होता है दुश्मन को मरूब करने के लिए कि देखो दिस इज व्हाट वी डूइंग टुगेदर, वी आर कोऑर्डिनेटिंग। इसका कोऑर्डिनेशन भी है, इसके पीछे एक वजह भी है, और थोड़ा सा टेक्निकल बताता हूँ क्यों है वजह। अगर आप याद रखें कि अफगानिस्तान में जब जब नेटो फोर्सेस गई अफगानिस्तान में जब लड़ रही थी, तो उसका कोऑर्डिनेशन नहीं था, दे वर नॉट ट्रेन टुगेदर। तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था टू डू जॉइंट ऑपरेशन, तो फिर उसको सेपरेट कर दिया गया। देयर वाज अ पॉइंट कि अगर ये जो असाइन यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश होगा एंड दिस इज गोना बी जर्मन और दिस गोना बी अमेरिकन, क्योंकि वो जॉइंटली नहीं कर पा रहे थे, दे वर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। ट्रेनिंग अलग होती है, आई डोंट नो हाउ टू इसको किस तरह नैरो डाउन करूं, लेकिन जस्ट इमेजिन मेरे पास, मैं ट्रेंड हूँ AK-47 पे, मेरे साथ जो बंदा खड़ा है स्वीप में वो M16 वाला। इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि हम एक दूसरे की मूवमेंट नहीं समझते। जो जैसे स्वाट ट्रेनिंग होती है, अगर आप कोई वीडियोस देखें स्वाट की, तो वो बार बार क्यों जाते हैं बिल्डिंग स्वीप करने के लिए? उनका एक कोऑर्डिनेट्स होता है कि दिस अ फ्रंट गाय, दिस अ बैक गाय, दिस अ मिडिल गाय। एक आदमी आगे बढ़ता है, ब्लॉक करता है, सेकंड जाके अंदर जाके क्लीन, क्लियर, क्लियर, क्लियर। सो ये कोऑर्डिनेशन होता है। ये कोऑर्डिनेशन क्योंकि इसमें टाइमिंग मैटर करती है ना, तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होती है। तो जब आपने ट्रेन नहीं हुए हों टुगेदर, जब आप साथ एक मार्के में हैं या साथ एक जंग में हैं, खुदा ना खास्ता, तो उसके बाद वो कोऑर्डिनेशन वहां पे बहुत जरूरी है। तो देयर इज अ रोल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सिर्फ एक डिस्प्ले लगाने के लिए होता है, देयर इज अ बैकग्राउंड स्टोरी टू इट। लेकिन मेन जो चीज होती है, यू कैन डू इट क्वाइटली। अब किसी को क्या पता है, अगर अगर कहीं ट्रेनिंग हो रही है डेजर्ट के अंदर, आपको ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं पता, आप यू कैन नॉट गो एंड लुक in outskirt of Saudi या outskirt of Pakistan, nobody knows के what's going on। तो you can also do that way। लेकिन इसका बेहतर तरीका, इन शो ऑफ फोर्स दिखाने के बेहतर तरीका दिखाते हैं कि वी आर गेटिंग रेडी फॉर वॉर jointly। और इसके लिए उसको इंग्लिश में जो लफ्ज, इंटेलिजेंस में जो लफ्ज इस्तेमाल किया, उसको कहते हैं बिल बोर्ड। हम जो इसते नहीं, बिल बोर्ड होता है जो सामान्य पाकिस्तान में साइन बोर्ड कहते हैं, उसको अमेरिका में उसको बिल बोर्ड कहते हैं। तो इंटेलिजेंस वर्ल्ड में इसको एक नाम दिया जाता है खास को, ओ दे पुट देमसेल्फ ऑन अ बिल बोर्ड। वो बिल बोर्ड पे लगाना है अपने आप को, इसका मतलब वो जॉइंट ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड दे लेटिंग अस नो के वी आर गेटिंग रेडी फॉर यू टुगेदर। सो दैट्स द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ इट। कामरान भाई, पाकिस्तान और सऊदी अरब, इनका जब ये माहिदा साइन हो गया, उसके बाद ईरान का क्या रिएक्शन आया होगा? क्योंकि पाकिस्तान और ईरान, इन दोनों मुल्कों के आपस में तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन जो न्यूज़ में रिपोर्ट होता है, जो हमने देखा सोशल मीडिया पर, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ईरान और सऊदी अरब, इनके आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। अब पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है, इनकी जो डिफेंस कैपेसिटी है वो एक हो जाती है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला, और सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला, दोनों मिलकर एक दूसरे का डिफेंस करेंगे। तो ऐसे में ईरान को कैसा लगा होगा? जी अली भाई, यानी माजी में देखें, एक तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। एक होता है जो दिखाने के, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और तो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ऑन एंड ऑफ रहते हैं। कोई ऐसे एज सच अगर आप कहें तो कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे। होते हैं, आई मीन देयर सर्टेन थिंग्स हैपन, लेकिन ये कि इट्स अ लव एंड हेट रिलेशनशिप एज वेल। यानी अगर आप मेरी ऐनक से देख रहे हैं तो अब आपकी ऐनक, जो मीडिया की ऐनक है, वो एक अलग ऐनक है, और वो यू गाइस सी थिंग्स डिफरेंटली देन आई डू। या आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत अलग होती है मुझसे, यानी मेरी एक अलग चैनल से आती है। तो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को इतने अच्छे रहते नहीं है, लेकिन जब भी पाकिस्तान यानी सऊदी अरब के साथ या पाकिस्तान का कोई भी मुआहिदा होता है, या ऐसी कोई चीज़ सऊदी अरब और पाकिस्तान की होती है, तो माजी में एक प्रोटेस्ट देखा जाता है, एक थोड़ा सा एक नाराज़गी देखी जाती है। वो अरब और अजम का मामला, फिर वो शिया सुन्नी का मामला, दैट ऑल प्लेज अ रोल इन सिग्निफिकेंट रोल इन पास्ट, दे डू, हमेशा से हुआ ही है। ईरान को पसंद नहीं है होता कि कोई ऐसी भी चीज़ कोई और करे किसी के साथ, और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सिचुएशन बहुत अलग है। ये इसलिए मैं चाहता था कि आप इस मौजू पे थोड़ा सा बात करें। अब जो हालात हैं वो बहुत डिफरेंट है। नाउ यू गॉट अ कॉमन एनिमी विच इज़ हर्टिंग एवरीबॉडी। अब मामला जो है वो फ़िरक़ों से बालातर होके आ रहा है। नाउ वी नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो शिया, मैं सुन्नी, इट्स नॉट दैट। नाउ दिस इज, क्योंकि
वो वही मैं मौलवी मक्की साहब के एक कोट को दोहराता हूँ यहाँ पे कि हमारे उनके मामले तो घर के मामले हैं। अब बाहर से दुश्मन आके हमला करे तो ये तो नहीं कि अपने घर के मामलों के से हम जो है वो अपना घर बर्बाद कर लें और वो दुश्मन से ना लड़ें। सो अब जो है वो ईरान का साथ या रिटेलिएशन कोई ऐसी सच नहीं है। दूसरी बात ये कि ऑल्सो बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया देर इज नो सच थिंग, अभी फ्रिक्शन नहीं है एज वी स्पीक, जो कि मेन इश्यू हो सकता था पाकिस्तान के इस माहदे के बाद ईरान के साथ में। अब जो ताल्लुकात हैं वो बहुत डिफरेंट है। देर इज some things going on with Iran as well as Turkey as well as Qatar as well as Egypt as well as other countries जो कि पहले कभी एक्टिव थी नहीं इन मामलात के अंदर। तो अब जो आप देख रहे हैं तस्वीर का रुख वो बहुत डिफरेंट है माजी से। अब ईरान को एज सच प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ईरान वांट दैट टू हैपन, ईरान चाहता है कि ये हो। तो अब वो ईरान के हक में भी है क्योंकि ईरान का दुश्मन, सऊदी अरेबिया का दुश्मन, मुसलमान का दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन, सब वो एक दुश्मन, वो एक इजराइल, एक फितना। यू गोtta worry about that big culprit, devil, first इबलीस। तो लिहाजा ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस दफा ईरान इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स गोइंग ऑन, ही नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ही इज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग एल्स एंड देयर इज some discussions going on with Iran as well as other countries. So वो डोंट थिंक अबाउट दैट पास्ट जो एक हमारा एक था कि वो ईरान के साथ अगर कोई चीज़ हो जाती है या सऊदी अरब ईरान का मामला जो है, इट्स नॉट एज सच। अगर आप कल बयान देखें खदमान हरमन शरीफैन का, मोहम्मद बिन सलमान, तो उन्होंने कल बड़े ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इफ यू डिडंट गाइस, अगर आज जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देखिएगा उसको यूट्यूब पे। और उन्होंने एक बहुत सख्त जुमला ये उसमें इस्तेमाल किया कि इनफ इज इनफ, अब बस हो गई है। आई मीन गजा में मुसलमानों के हवाले से उन्होंने ये बात की कि हम कब तक बर्दाश्त करेंगे ये, हाउ हाउ लॉन्ग वी गोना टॉलरेट दिस, दिस हैव टू एंड, इट हैव टू एंड। सो इतना सख्त रवैया पहले कभी नहीं आया देखने में, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स लाइक डू और डाई वाला मामला हो गया है। और ईरान का तो पहले से यही स्टैंड है। सो हमारा जो जो मकसद है वो एक है इस वक्त, और वो है इसराइल का खात्मा, गजा में जंग बंदी और इसकी शरारतों को कम करना। सो लिहाजा ईरान इज इन द लूप ऑफ ऑल दिस इज गोइंग ऑन, एंड इंशाल्लाह यू विल सी इन फ्यूचर कि ईरान विल प्ले सम रोल, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि ईरान जो वो है जो जख्म खाया हुआ है ऑलरेडी, ही बीन अटैक बिफोर, सो ही हैव हिज जो उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उसको डिफेंड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि वो इस लूप में रहे, एंड ही इज़ इन दैट लूप डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इट इज़ जस्ट सिर्फ मैं इस तरह ही कह सकता हूँ इसको, इस वक्त मोहताद तरीके से कहना है। कामरान भी 17 सितंबर को जब ये न्यूज़ हमारे सामने आई कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला और सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो सोशल मीडिया पर मीम शेयर होना स्टार्ट हो गई कि क्या पाकिस्तान का कर्ज़ा सऊदी अरब पर कर्ज़ा होगा और सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा या पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो उतारेगा। अब आपको लगता है कि ये जो अभी पैक्ट साइन हुआ इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पाकिस्तान को जो है वो फंडिंग भी मिलेगी, पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से एड भी मिलेगी, जो आम आवाम है, एक आम शहरी पाकिस्तान का ये जो मुआहिदा हुआ है इससे उसको कोई फ़ायदा होगा? अली भाई सच्चा जवाब दूं या झूठा जवाब, क्या चाह रहे हैं आप? लगाना है या नहीं लगाना, ये आपको ये मैं पूछना चाह रहा हूँ मैं आपको। खैर चले, I'll try to do it as delicately as I possibly can. Did I use the right word, delicately? Nah, that's the right word. I have an American wife, that's the benefit of it. So इसको इस तरह कह दिया जाए कि पहले मैं अपनी एक ख्वाहिश बता देता हूँ आपको। आई विश, हमेशा एक देयर इज अ विश। मेरा विश ये था कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड हो जाती कि जो पाकिस्तान में जो मरात पाक, क्योंकि एक बहुत बड़ा यानी एक लेबर फोर्स पाकिस्तान की सऊदी अरब में काम करती है, दे गो थ्रू लॉट ऑफ वीज़ा, उनको बहुत ज़्यादा वीज़ों के प्रॉब्लम होता है। पाकिस्तानियों के वीज़े बहुत जिसमें बहुत हार्श हैं, दुबई में बिल्कुल बंद किए मैं आजकल, जो जिनके पास पुराने वीज़ा नहीं, बल्कि और बहुत मुश्किल से लग रहा है दुबई तो बिल्कुल लोगों के रिन्यू नहीं हो रहे हैं। दिस इज समथिंग गोइंग ऑन एज वी स्पीक, मैं यहीं पर हूँ। सऊदी अरब में भी कोई रावी चैन नहीं लिखता,
तो जो पाकिस्तानी वीज़ा प्रॉब्लम है वो सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा है, एंड वो एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला है। वो लीगल चैनल से पाकिस्तान आता है और वो पाकिस्तान ज़र मुबादला के से तरक्की करता है। एंड ऑल्सो पाकिस्तान, सऊदी अरब एक, और यूएई एक आसान मुल्क है, कतर, ये सारे जिससे मुल्क बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पर होते हैं। अगर आप सहरा में, मैं रियाद से गाड़ी चला रहा हूँ, इट्स अ जोक, इट्स ट्रू स्टोरी बट इट्स अ जोक। मैं लिटरली आई वाज ड्राइविंग, मैं रियाद से जा रहा था मक्का की तरफ, गाड़ी 10 घंटे की ड्राइव है, मुझे ड्राइव करना पसंद है। वो ड्राइव इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट, आई एम नॉट जोकिंग से अली भाई, सहरा के अंदर बीच में ना आदमजाद, सिर्फ कहीं कहीं ऊंटों के फार्म है, बीच में पार्टीशन, एकदम मुझे गाड़ी स्लो डाउन करनी पड़ी कि 4-5 लोग बैठे हुए, पार्ट जो रोड का जो बीच में पार्टीशन था, यार 5 पाकिस्तानी बैठे हुए थे, पठान थे, वो रोड के बीच में बैठा गाड़ियों कैसे देख रहे हैं, यार खुदा के बंदे, यहाँ कोई उमर भाई का एक लतीफा भी है कि पाकिस्तानी बोलता है ऐसी ऐसी जगह पर होते हैं, यानी लिटरली मुझे जो कैफेटेरिया मिले ना, वो पाकिस्तानी एक लड़का बच्चा बैठा था, उसने मुझे कैपेचिनो दिया, मैंने कहा यार तू बैठा है यहाँ पे, बड़ा आराम से बैठा यूट्यूब देख रहा था, तो पहचान गया। तो उससे बातचीत हो गई, कितना टाइम हो गया, 15 साल, 15 साल तो यही कर रहा है, बोला 15, इस इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वो बैठा हुआ, और वो तो चाय का खोखा है वहां पे, वो कर रहा है। तो उमर भाई का एक लतीफा है, कहने लगे कि यार वो ऐसा लगता है कि जब हम चांद पे जाएंगे ना, तो वहां पे भी ऑलरेडी पाकिस्तान का कड़क चाय का दूध पत्ते का खोखा वहां भी लगा हुआ होगा, ये सऊदी अरब देखने के बाद ये लगता है। सो बहुत सी मैन पावर, आप देखिए कि जाहिर बात है, कोई दुनिया का और कौम ऐसी कौन सी है जो 110 डिग्री, जिसको हम 35 आई थिंक सेल्सियस में कहते हैं, फ़ारेनहाइट मुझे ज़्यादा समझ में आता है, 110-112 डिग्री में भर बीच दोपहर के अंदर सड़क पे पत्थर तोड़ा होता है वो, और उसके पास खाने को एक प्याज और रोटी होती है। पठान भाई हमारे माशाल्लाह वो करते हैं ये काम। कंस्ट्रक्शन जितनी आप देख रहे हैं, नया रियाद, ये बुर्ज खलीफा, इसमें पाकिस्तानी का लहू शामिल है। ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो आप दुनिया खलीज में देखते हैं, दुनिया भर में तो खैर देखते ही हैं, जो खलीज में आप देखते हैं जो लेबर फोर्स होती है वो पाकिस्तानी लेबर फोर्स होती है, दे वर्क वेरी हार्ड। यकीन करें, हम आपको अगर तजुर्बा करना है ना अली भाई, मैं यहाँ से गाड़ी तक जाता हूँ, मेरी शर्ट भीग जाती है, हम जाकर बोलते यार अभी शावर लेना, कंप्लेन करते एयर कंडीशन गाड़ी पहले ऑन करके ऊपर से बैठना पड़ता है। वो 8-8 12-12 घंटे जो है वो धूप में पत्थर तोड़ रहे होते हैं, इमारतें बना रहे होते हैं। सफाई अगर आप खादिम के देखें, जिसको हम खुदाम कहते हैं, खादिम खादिम जो है वहाँ वो पूरे 100% पाकिस्तानी इसमें। अ, अब तो ज़्यादा कुछ और भी लोग हैं, लेकिन ये कि उसमें मेजॉरिटी जो जो खुदाम का जो एक बहुत बड़ा पोर्शन, देयर बंगालीज ऑफ कोर्स वी डोंट काउंट देम, बट जो मेजॉरिटी था वो पाकिस्तानी फोर्स, जो कि बिल्कुल आप 110 डिग्री में बाहर खड़े होते हैं और सफाई कर रहे होते हैं। तो देर इज वीज़ा इश्यूज, वो हमारे लिए आसान होता है, इस बनस्बत चीपर, अमेरिका का वीज़ा दीवाने का ख्वाब है, तो इस बनस्बत ईजियर था इन मुल्कों में आके काम करना, और कुछ थोड़ा बहुत कमा के, सैलरीज अच्छी हैं, वी कैन मेक सम मनी, कुछ बचा लेते हैं। अब वो वीज़ा जो है वो इट्स नॉट दैट सिंपल एनी मोर लाइक इट यूज्ड टू बी, वो बहुत डिफिकल्ट हो गया, रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं। अच्छी अच्छी कंपनी जो पाकिस्तान के यहाँ पर काफ़ी अरसे थे, उनके वीज़े रिन्यू नहीं हो रहे हैं। उसमें कुछ हमारी गलतियां भी हैं, और उसमें मैं शायद कह देता हूँ, आर नहीं है मुझे कि हमारी गलतियां ये हैं कि वहाँ से वो भिखारी माफिया आता है, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन आती है, जो कि इन मुल्कों में पसंद नहीं की जाती, कि वो इस और बड़े पैमाने पे होता है। सऊदी अरब में भी केसेस पकड़े गए हैं, और हर 6-8 दिन के बाद इतने सर कलम किए जाते हैं पाकिस्तानियों के, वो हेरोइन के केस में आते हैं, उनको दे बीहेड देम। ये यूज ऑफिशियल चैनल्स पे ये न्यूज़ लगती रहती है, मेरे पास है चूंकि सब्सक्राइब, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे। तो देर इज, ऐसा नहीं है कि वो खुदा ना खास्ता खामखा में वो उनको तकलीफ है पाकिस्तान से, लेकिन ये कि हमारी अपनी गलतियां हैं। अब शर्म आती है, हरम में जब आप खड़े होते हैं भीख मांगती है, यार बहुत शर्म, उसको पूछता हूँ यार तुम इतने इतने छोटे छोटे बच्चे, वो एक्टिंग ऐसे का एक सो लेटा हुआ होगा, उसके पास कोई चीज बिखरी है, वो मुझे पता होता है कि स्टेज है, और उसका कोई बड़ा जो है वो चू दूर से देख रहा होता है, तो लोग जो होते हैं, जो कि जज्बा होता है, वो जाके बेचारे पैसे देना शुरू करते हैं, वो हाजिर पूरी दुनिया से आते हैं, उनको पता नहीं होता केस क्या है, कि ये तो बाकायदा भिखारी माफिया वहां आई है। और मैं चाहूंगा एक प्रोग्राम हम इस पे इंशाल्लाह, अली भाई ये हो गया डन डील, इस पे प्रोग्राम करना है आपको, कि वाई वेयर वी आर ऑन दिस। ये अच्छा हुआ आज ये बात हो गई, लेट्स डू अ प्रोग्राम ऑन दैट, कि जो हमारी गलतियां हैं, जिसका जिसका सजा जो है वो नॉर्मल पाकिस्तानी को मिलती है, एक छोटे से तबके के से जो हमें शर्मिंदा करते हैं। बहुत शर्म आती है, मुझे मॉल में बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं, या किसी कैफेटेरिया में बैठा, उनको एक स्पॉट्स पता होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो पता होती है, जिसकी वजह से वीजों की सख्तियां शुरू हो जाती हैं। प्रोस्टिट्यूशन पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा एक रिंग है, जो जो रियाद में ऑपरेट कर रहा है, जद्दा में ऑपरेट कर रहा है, अली भाई मदीना में ऑपरेट कर रहा है, और मैं आपको बहुत अफसोस के साथ ये कहता हूं कि वो मक्का में भी ऑपरेट करते हैं। ये मैंने खुद रिसर्च की हुई है इस पर, अब बहुत अच्छी तरह से की है, मेरे दोस्त हैं जो बहुत इस पर बहुत क्लोज आए रखते हैं।
तो वो हमारी गलतियों की ऐसे इसकी सजा जो है वो पूरी कौम को मिलती है। तो आई वॉज होपिंग एंड आई वॉज विशिंग कि इस पैक्ट के साथ कोई ऐसी चीज़ भी शामिल कर दी जाती जिसमें ये भी होता कि हमें थोड़ा सा जो कफील सिस्टम जो है इसमें थोड़ी नरमी की जाए, क्योंकि और मुल्कों के साथ जो है वो नरमी है कि वो कफील किफ़ाला सिस्टम के साथ थोड़ी सी नरमी हो जाती है। आई विश कि पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात की जाती कि हमें जो जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि दुबई में बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं पाकिस्तानियों के, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन में भी हैं पाकिस्तानी यहाँ पर, नाम नहीं लेना, अभी लेने वाला था। और कुछ लोग जो पाकिस्तान से आके यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो भी हैं। तो कुछ थोड़ी सी अगर नरमियाँ हो जाती तो हमारा कुछ अहवाल बेहतर हो जाता। तो आई विश, दीवाने का ख्वाब, कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको ऐड कर देती, इस चीज़ को सऊदियों के साथ मशरूत कर देती कि हमारे लोगों को आप थोड़ी सी वीज़ा में नरमी दें, हमारे लोगों को थोड़ा आसानियाँ फराहम करें कि इसमें वीज़ा रिन्यूअल में आसानियाँ, जो जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए, पूरी जीसीसी में और मुश्किल किया जा रहा है और बंद पाबंदियाँ लग रही हैं उस पर। पाकिस्तान इज ऑन अ वेरी बैड लिस्ट। सो हम शायद अगर हुकूमत कहीं ये बात पहुंच जाए किसी को कि इसमें थोड़ी सी अगर आप, इतनी को उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, दे लिसन टू यू राइट नाउ। हम एक बहुत बेहतर पोजीशन में निगोशिएटिंग टेबल पे, वी आर ऑन अ वेरी बिग साइड ऑफ इट। सो इससे नॉर्मल पब्लिक का बहुत फायदा होता है। पाकिस्तान के माशी हालात बहुत खराब है, इन्फ्लेशन बहुत खराब है, बहुत मसले हैं वहां पर। सो दिस कुड हैव रियली 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 हेल्प पाकिस्तानी। तो ये एक दीवाने का ख्वाब है। आई होप ये एक राइट चैनल पर कहीं किसी तक पहुंच जाए और वो शायद आई विश उसको शामिल कर ले। सो नंबर वन फायदा दिस कुड हैव बीन, आई होप इट हैपन, और मैं दुआ करें कि ये ऐवान बाला तक ये बात पहुंच जाए। एज नाउ वी कम टू रियलिटी। तो अली भाई, ऐसे मुआहदे जो होते हैं इसमें जो आप देखेंगे ऑयल सब्सिडी जो है हमारी कुछ अच्छी प्राइस मिल जाती है, जारी बात इकोनॉमिकल मुल्क का फ़ायदा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में जब इमदाद मिलती है तो वो इमदाद ही होती है, वो फिर वो दाद होती है उसके बाद, और वो आम आवाम तक उसको कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं होता। ये माजी में अगर आप देख लें, अगर मैं समझता हूँ इसको, मैं समझता हूँ इसको कि एक पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा फायदा इस सूरत में मुमकिन है कि अगर ये मुआहदे के अंदर वीजा नरमियों को शामिल कर दिया जाए। सो विल सी अ बिग चेंज। आप देखेंगे कि फिर लाइनें लगी होंगी अमेरिकन, सऊदी और दुबई एम्बेसी और कुवैत एम्बेसी के बाहर, पाकिस्तानी फिर भाग रहे होंगे वहां पे, और देयर इज गोना बी अ गुड थिंग इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ये हो जाए, और लेट्स होप कि कुछ ना कुछ बेनिफिट वैसा मिलेगा। लेकिन जो आप इमदाद की तरफ देख रहे हैं तो अली भाई आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं क्या कहूँ इसमें। कामरान भी, अभी सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो पैक्ट साइन हुआ वो तो सामने आ गया, क्या किसी और कंट्री के साथ पाकिस्तान का इसी तरह का मुआहिदा होने जा रहा है, बातचीत चल रही है? अली भाई बेसिकली जो देखिए, हेड हेड कंट्री जो है, जो सबसे बड़ा मुल्क है जीसीसी का या सबसे इस्लामी मुल्कों का जो लीडर है वो ज़ाहिर बात है सऊदी अरेबिया है। सो अगर आप इसको, इवन इफ यू वर्ड इट डोंट वर्ड इट, इट बेसिकली यूएई इसमें शामिल है, कुवैत इसमें शामिल है, कतर इसमें शामिल है, सारे ममालिक इसमें शामिल है। एज वी स्पीक शामिल हैं, वो पहले नहीं थे अब हैं, क्योंकि अब वो मुआहिदा जो है वो बाकायदा एक तहरीरी शक्ल में हो गया, ऐसा डिफेंस पैक्ट है। लेकिन आप कुछ शायद अरसे में, एंड इट्स अ पॉसिबिलिटी, आई डोंट नो इफ दे गोना अनाउंस इट नॉट, लेकिन इसको शामिल ही समझिए एज एज वी स्पीक। मेरी रात को एक भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे इस मौजू पे काफ़ी तफसीली बात हुई, जो कि इन उमूर के यहाँ के माहिर हैं, और ही लुक एट दिस थिंग्स वेरी क्लोजली। और मैंने उनसे ये सवाल ख़ास तौर पे किया था, मैंने कहा कि क्या हम देख रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें? तो उन्होंने कहा यार सऊदिया ने कर लिया, अब हो ही गया ना, अब समझो एक तरफ से हो गया, तो अब उसको चाहे वो अनाउंस करे या ना करे, अब समझो हो ही गया है, वो तो मुंह मीठा हो गया ना भाई एक दफ़ा। अब ख़ानदान से रिश्ता तो हो ही गया एक दफ़ा बारात तो आई गई है ना, अब दो ख़ानदान मिल गए हैं, तो ये सारे जितने रिश्तेदार हैं वो हमारे भी रिश्तेदार हैं। सो लेट्स पुट इट दिस वे कि इट्स अ पैक्ट बिटवीन ऑल द कंट्रीज, ऑल द अरब कंट्रीज के साथ। आप देखेंगे कि हमारे ताल्लुकात और बेहतर हो जाएंगे, जो कि थोड़े से रॉकी रहते हैं कभी कभी कुछ वजूहात की बिना पर, तो वो इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगे, एंड इट्स गोना बी सम बेनिफिट टू पाकिस्तान। ऑफ कोर्स अगर इमदाद की सूरत में आप कहेंगे तो इसका फर्स्ट गोना बी, लेकिन ये मुआहिदा एज वी स्पीक, अब आई डोंट नो इफ दे गोना अनाउंस इट, यानी उसको यानी एक बाइंडर की शक्ल देंगे या नहीं देंगे। इट्स हार्ड फॉर मी टू से दिस पॉइंट, बट कंसिडर इट डन कि ये मुआहिदा अरब मुल्कों के साथ हो चुका है। एज आई आस्क्ड माय ब्रदर लास्ट नाइट एंड ही सेड consider this as a complete muahida between GCC and Pakistan, not only Saudi and Pakistan. कामरान भाई, हमने सोच डिजिटल पर 9/11 पर बात की, हमने 2 एपिसोड अब तक बनाए।
9/11 के बाद जब वॉर अगेंस्ट टेरर स्टार्ट हुई, अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया अमेरिका ने, उसके ऊपर हम पूरी एक सीरीज़ करेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे एक टीज़र लेना चाहता हूँ। रिसेंटली हमने देखा कि ट्रंप ने यूके प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर बात की बगराम एयरबेस। ट्रंप कहता है कि हम वो वापस लेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि ट्रंप कह रहा है कि हमने वो वापस लेनी है, और क्या वापस मिल जाएगी तालिबान की हुकूमत में या ट्रंप छीनेगा, होगा क्या? हो गया ना, तो हाँ हो गया। लतीफ़ा है ये। अली भाई, ये जो उसने कहा है वो कह देता है, वो बाज़ दफ़ा ऐसी बातें कह देता है कि इसको खुद भी नहीं पता वो क्या कह रहा है। वो क्या तालिबान के लेने का तो सर सवाल ही नहीं। अब वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाते थे। अब ये ऐसा नहीं होता कि आप जाएंगे और बोलेंगे थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। तो जहां तक बात है बाय हुक और बाय कुक की, तो वो बाय हुक तो नहीं होता, बाय कुक वो ट्राई कर ले, इट्स नॉट गोना गेट इट, दैट्स नॉट गोना हैपन। मौजूदा हुकूमत तालिबान की कोई बेस नहीं देने वाली, इस मौजू पर बात भी नहीं करने वाली। इट्स नॉट इवन अप फॉर अ डिस्कशन। एक होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं, लेट्स डिस्कस समथिंग। अगर मुझे किसी से करना नहीं तो मैं कहता हूँ लेट्स डिस्कस इट। अगर मुझे आप में कोई कहता है ना अली भाई, कहते हैं जब ये प्रोग्राम करना है इस मौजू, मैंने कहा लेट्स भाई इस पे मौजू पर बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है मुझे करना नहीं है, लेट्स डिस्कस इट। मैं आपको बहाने बनाऊंगा, बट दिस थिंग इज नॉट अप फॉर डिस्कशन। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई डिस्कशन भी हो इस मामले में। उसने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, कल बात जाके पुरानी हो जाएगी। उसको चाहिए किस लिए? विल डू इट। मैं एक लफ्ज देता हूँ, चाइना। बस यहाँ पर रोक दें। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट तो आपने देखा, लेकिन यहाँ पर एक ज़रूरी अनाउंसमेंट। सोच डिजिटल पर हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है कामरान फरीदी के साथ, स्पाई वर्ल्ड के ऊपर। स्पाई वर्ल्ड की वो तमाम बातें जो आज से पहले कहीं डिस्कस नहीं हुई, उर्दू लैंग्वेज पे सोच डिजिटल पर देखें। और अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं आता तो अभी टीज़र देखें, और टीज़र देखने के बाद सोच डिजिटल चैनल पर जाएं और फुल एपिसोड लाजमी देखें। एक स्पाई होता क्या है एग्जैक्टली? जब मैंने शुरू किया था, ये भी आज पहली दफ़ा बता रहा हूँ, अमेरिकन जो स्पाई हैं वो कभी रशिया में होते हैं, कुछ ईरान में होते हैं, कुछ मिडल ईस्ट में होते हैं। अगर आज हम शो ना करें और सिर्फ यही बात करें एक जासूस क्या करते, तो हम मेरा ख्याल है 2.5 घंटे सिर्फ यही करते रहेंगे। एक स्पाई की ट्रेनिंग होती कैसी है, और क्या हर शख्स जासूस बन सकता है, स्पाई बन सकता है? CIA में जब लोग जॉब पहले करते हैं तो पता नहीं अली भाई पहली जॉब क्या होती है। आपका कोई डेडलीस्ट मिशन जिसके अंदर आप एक जासूस के तौर पर गए हैं, और वहाँ पर आपने सर्वेलेंस नहीं करनी, आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, किसी को बग नहीं करना, बल्कि किसी को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन, उसको एक्सीडेंटल डेथ दिखाई जाती है। नेवर गो आउट इन ब्रॉड डे लाइट में मर्डर नहीं करते हैं आप उसका। एक दुश्मन मुल्क में जहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है पकड़े जाने का, जहाँ पर ख़तरा भी है, वहाँ पर अगर किसी जासूस ने किसी मिशन पर जाना है तो वो जासूस एक लड़का अच्छा ज़्यादा होगा या एक लड़की? Should I say it in किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है तो वो फिर ऐसा होता है कि कहीं वो गया है घूमने के लिए और फिर कहीं उसको। अब एक जासूस मिशन पर है एक दुश्मन मुल्क के अंदर, वहाँ से उसने कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, पकड़े जाने का बहुत रिस्क है। अब इन हालात में वो कैसे बग करेगा? दुनिया की सबसे जलील तरीन चीज़ पता है क्या है अली भाई? फोकस ऑन दिस। तो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, ये जो मैंने अभी दिया है ना, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं भी। अगर एक जासूस किसी दुश्मन कंट्री के अंदर पकड़ा जाता है किसी मिशन के दौरान, आउच, बड़ी दुखती रख पकड़ी आपने। ये निपल पे एक क्लैंप लगाते हैं और एक टेस्टिकल्स पे लगा देते हैं क्लिप, फिर वो बी जब होता है ना तो फिर वो बालों से धुआं निकलना शुरू होता है। ऐसा हुआ है, मेरे बालों से धुआं निकला हुआ है। अगर एक बार कोई स्पाई भर्ती हो गया उसके बाद वो वापस नहीं जा सकता, मतलब कि इन है किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर, लेकिन एग्जिट नहीं है। सच बोलूं, सच नहीं बोल सकता, खुद समझ जाए। यू जस्ट सॉ ट्रेलर ऑफ अ मूवी।